हेलो एवरीवन। सो इन द लास्ट वीडियो ऑफ क्लास 12th केमिस्ट्री हमने डिस्कस किया CFT के बारे में रिलेटेड ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। आज हम उसको कंटिन्यू करेंगे विद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस हमने देखा कि स्प्लिटिंग कैसे होती है, पेयरिंग एनर्जी किस केस में ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स एंड अबाउट वीक फील्ड लिगेंड्स। वी डिस्कस ऑल द थिंग्स. In tetrahedral complexes, we are going to again discuss the energy level diagram for d orbitals. For example, in case of tetrahedral complexes, central metal is here and ligands approaching this metal ion and ligands approaching this metal ion. This one is metal ion and positive. अब जो metal ions approach कर रहे हैं वो कहीं in between axis कर रहे हैं. X, Y and Z is the state. Now this time ligands approaches in between the axis. अब लिगेंड्स हमारे कहाँ से आ रहे हैं? एक्सिस के बीच में से आ रहे हैं. तो जो डी ऑर्बिटल्स, अगर हम डी ऑर्बिटल्स की शेप याद करते हैं तो जो डी ऑर्बिटल्स जिनके लॉब्स इन बिटवीन एक्सिस प्रेजेंट होंगे अब उनको ज़्यादा रिपल्शन मिलेगी. तो आउट ऑफ द 5 डी ऑर्बिटल्स ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनकी लॉब्स इन बिटवीन एक्सिस लाई करती हैं. नाउ इनिशियली द 5d orbitals are of equal energy. This one is energy level diagram. शुरू में जब कोई लिगेंड्स नहीं है तो इन पांचों की एनर्जी क्या है? बराबर. एनर्जी इक्वल होना हम बोलते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. इसको हम कहेंगे डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. Degenerate orbitals simply means their energy is almost equal. These degenerate orbitals rises their energy slightly. Simply ये पांचों डी ऑर्बिटल अपनी एनर्जी को राइज कर देते हैं. कब? जब लिगेंड जो है वो एक स्फेरिकल तरीके से मेटल को अप्रोच कर रहे हों. स्फेरिकल मीन्स ऑलमोस्ट सेम फ्रॉम एवरी डायरेक्शन. Here this one is average rise in energy in spherical field. सिंपली जब लिगेंड बराबर हर डायरेक्शन से इक्वल अप्रोच करेंगे तो इन सब की एनर्जी स्लाइटली क्या हो जाएगी? राइज कर जाएगी. उसके बाद टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में लिगेंड आ रहे हैं इन बिटवीन द एक्सिस. तो इन पांचों में से जिन ऑर्बिटल्स की लॉब इन बिटवीन एक्सिस है उनकी एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी जस्ट बिकॉज ऑफ द रिपल्शन. सो आउट ऑफ दीज 5 द एनर्जी ऑफ 3 ऑर्बिटल्स राइजेस एंड एनर्जी ऑफ 2 ऑर्बिटल्स डिक्रीजेस. सिंपली यहाँ पे जो dxy, dyz या dxz के अंदर दिस वन इज dxz, इनमें जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं, इनमें जो लॉब्स प्रेजेंट हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स को डायरेक्ट रिपल्शन मिल रही है. किनसे? लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स से. सो इनकी एनर्जी राइज हो गई. दिस इज T2 एंड दिस इज E. तो टेट्राहेड्रल के कॉम्प्लेक्सेस में हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं विद द सिंबल T2 एंड E. क्लियर? T2 की एनर्जी ज्यादा है. अगेन दिस वन इज द वेरी सेंटर. दिस इज गोइंग टू बी 2/5 delta naught and this one is going to be 3/5 delta naught. It's not delta naught this time, sorry, this is delta T. Simply crystal filled splitting energy again. अब ऊपर वालों की 2/5 delta T और नीचे वालों की 3/5 delta T. ओवरऑल जो है स्प्लिटिंग वो क्या रहती है? बैरी सेंटर रूल के अकॉर्डिंग इक्वल रहती है. नोट कीजिए इसको. And one more thing you have to note here. यहाँ पे अगर हमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना है तो हम कैसे करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम हियर 1 2 3 4 5 एंड ऑल दैट. वो चीज़ डिपेंड करेगी लिगेंड की स्ट्रेंथ पे.
अगर आपका लिगेंड स्ट्रांग है तो मान लीजिए आपको D4 का केस मिला and you have to fill 4 electrons. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Now the case arises probably the ligand may be strong or the ligand may be weak. तो अगर ligand strong है तो splitting energy ज़्यादा होगी. If ligand is strong तो जो डेल्टा नॉट है हमारा डेल्टा टी क्या है वो मोर ज़्यादा रहेगा. ये चीज ज्यादा है तो चारों के चारों इलेक्ट्रॉन कहाँ लाई करेंगे? दे एग्जिस्ट है. इफ वी हैव वीक लिगेंड, इफ द लिगेंड इज वीक देन डेल्टा टी इज लेस, स्प्लिटिंग एनर्जी कम हो जाएगी. दिस टाइम दीज टू इलेक्ट्रॉन्स जंप्स है. द सेम थिंग जो हमने ऑक्टाहेड्रल में देखा था उसी को एज इट इज लिगेंड्स की स्ट्रेंथ के बेसिस पे आप कॉपी करेंगे. जो चीज़ यहाँ पे बदली है वो सिर्फ ये चेंज हुई है कि इस टाइम 3 ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज़्यादा राइज हुई है और 2 ऑर्बिटल्स की एनर्जी कम राइज हुई है. बिकॉज इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द लिगेंड्स केम इन बिटवीन द एक्सेस. ऑक्टाहेड्रल में क्या था? ऑन द एक्सेस आ रहे थे और यहाँ पे इन बिटवीन एक्सेस ये लिगेंड्स आ रहे हैं. नोट कीजिए इसको. उसके बाद हम फैक्टर्स डिस्कस करेंगे जो CFT को अफेक्ट करते हैं. देयर इज अ रिलेशन इन बिटवीन डेल्टा T एंड डेल्टा नॉट. दिस इज इक्वल्स टू दिस. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग एनर्जी रहती है वो 4/9 टाइम्स रहती है द स्प्लिटिंग एनर्जी इन octahedral complexes. Delta T for square planar complexes. Square planar complexes is equals to 4/9 delta naught. With this CFT diagram clear है. यहाँ पे T2 and E और वहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर रहे थे इनको T2G और EG से. नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स विच अफेक्ट द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. ये जो स्प्लिटिंग हुई है इसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग CFS. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग. जो भी आपका डेल्टा है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? पहला फैक्टर है ऑक्सीडेशन स्टेट. सिंपली हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, हायर इज द स्प्लिटिंग. क्लियर? ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा होगा, स्प्लिटिंग भी ज्यादा होगी. सेकेंड वन पोजीशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन और एटम. इफ द सेंट्रल मेटल आयन बिलोंग्स टू 3D, its splitting या its probability to cause splitting is little less than 4D and then 5. 5D का अगर सेंट्रल मेटल आयन प्रेजेंट है तो वहां पे स्प्लिटिंग ज्यादा होगी. 4D में कम, 3D में सबसे कम. नेक्स्ट वन इज ज्योमेट्री. सिंपली जो आपने रिलेशन अभी अभी देखा, डेल्टा T इज इक्वल्स टू 4/9 डेल्टा नोट. स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में जो स्प्लिटिंग रहेगी वो इस फैक्टर से मल्टीप्लाई होके किसके इक्वल आ जाएगी? ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग के इक्वल. And the last factor is ligands या ligand strength आप बोल सकते हैं. Strong ligand more splitting. Weak ligand less splitting. Clear? सो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो CFT को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन स्टेट. अगर आपके मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है तो वहाँ पे CFT ज़्यादा होगी, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग ज़्यादा रहेगी.
अगर आपके मेटल की पोजीशन 5D में है तो वहां पे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है. There is a relation in between the splitting energy of square planar complexes with splitting energy of octahedral complexes. And in the very last, इस फैक्टर को हमने बार बार डिस्कस किया. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के केस में स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है, सो पेयरिंग हो जाती है. पेयरिंग होने की वजह से जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है वो लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स के साथ जो कॉम्प्लेक्स बनते हैं वो वीकली पैरामैग्नेटिक या डायामैग्नेटिक होते हैं, जबकि जो वीक के साथ कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं वो हाईली पैरामैग्नेटिक और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं. नोट कीजिए. उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे विच इज मेटल कार्बोनिल्स. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मेटल कार्बोनिल्स. मेटल कार्बोनिल्स से पहले हमें CFT की लिमिटेशन देखनी है, वो देख लेते हैं हम. क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिमिटेशन. देखिए, अगर हम CFT के पोस्टुलेट्स की बात करें तो CFT ने क्या कहा था? देयर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन अट्रैक्शन. किस टाइप की बात की थी? उन्होंने बात की थी पॉइंट चार्जेस की, कि जो हमारे लिगेंड्स हैं वो पॉइंट चार्जेस होंगे. तो अगर हम बात करें कि लिगेंड पॉइंट चार्जेस हैं, तो अनायन एक पॉइंट चार्ज है. नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, ये एक सिंपल बेसिक अंडरस्टैंडिंग है. बट अगर हम अपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को देखें, बट इफ यू ऑब्जर्व अवर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, आप क्या देखेंगे? मोस्ट ऑफ द अनायंस आर प्लेस्ड ऑन द लेफ्ट कॉर्नर. I नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, SCN नेगेटिव, ये सब कहाँ पे थे? वीक फील्ड लिगेंड्स के केस में. मोस्ट ऑफ द अनायंस आर वीक फील्ड लिगेंड्स. होना क्या चाहिए था? अनायन नेगेटिवली चार्ज था, मेटल पॉजिटिवली चार्ज था, उनके बीच में अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो स्प्लिटिंग ज़्यादा होनी चाहिए थी इन केस ऑफ अनायंस. बट हम क्या ऑब्जर्व करते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कि जो अनायंस है ना वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे रखे हुए हैं, और उनका क्या नेचर है? दे आर वीक फील्ड लिगेंड्स, दे कॉज लेस स्प्लिटिंग. अनायंस वीक फील्ड लिगेंड्स एंड कॉज लेस स्प्लिटिंग, जो कि CFT के पार्ट को या CFT के पॉस्टुलेट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है. CFT ने कहा कि अनायन जो है वो पॉइंट चार्जेस हैं. पॉइंट चार्जेस हैं तो उनका इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन ज़्यादा होना चाहिए था मेटल के साथ. अट्रैक्शन ज़्यादा सिंपली मीन्स दे हैव टू कॉज मोर स्प्लिटिंग. बट इन एक्चुअल प्रैक्टिस क्या ऑब्जर्व किया गया कि जो अनायंस हैं वो वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, और वो कहाँ प्लेस्ड हैं? वो लेफ्ट मोस्ट कॉर्नर पे प्लेस्ड हैं, और वो स्प्लिटिंग भी कम करते हैं. यही पॉइंट CFT की क्या बनी? लिमिटेशन बनी. जो CFT का मेन पॉइंट था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. सो लिमिटेशन ऑफ CFT इज anions have to cause more splitting, more crystal field splitting. anions को crystal field splitting ज़्यादा करनी चाहिए थी, but in spectrochemical series, most of the anions are placed on the left corner and they behave as weak filled liquids. और वो कैसे बिहेव कर रहे थे? वो वीक फील्ड लिगेंड्स की तरह बिहेव कर रहे थे. दिस इज द लिमिटेशन ऑफ CFT. क्लियर है? दोबारा देखो, CFT में बोला गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगी किनके बीच में? मेटल और लिगेंड के बीच में. कोई कोऑर्डिनेट या कोवलेंट बॉन्ड नहीं है. ये CFT की पहली बात थी. उन्होंने अनायंस को पॉइंट चार्ज माना था.
तो हम सिंपल सी बात बोलते हैं, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन नेगेटिव एंड पॉजिटिव. इफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज स्ट्रॉन्ग सो स्प्लिटिंग मस्ट बी लार्ज. बट एक्चुअल में क्या देखा कि जो अनायंस हैं वो सारे वीक फील्ड लिगेंड्स थे और वो कम लेस स्प्लिटिंग कोज कर रहे थे. तो CFT का जो मेन पॉइंट था वही क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया. सो दिस वन इज द लिमिटेशन ऑफ CFT. अगर हम VBT की लिमिटेशन की बात करें, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की लिमिटेशन की बात करें, तो हम लिखेंगे दिस थ्योरी इज अनेबल टू एक्सप्लेन द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस एंड द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस. एग्जैक्टली VBT हमें मैग्नेटिक बिहेवियर के बारे में और कलर के बारे में बिल्कुल प्रॉपर नॉलेज नहीं दे पाई थी, यही इसकी लिमिटेशन थी, वो हमने CFT में दूर की. सो VBT की लिमिटेशन के लिए आप लिख सकते हैं दिस थ्योरी नॉट एबल टू एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर, not able to explain the magnetic behavior and color of complexes. ना तो ये मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर पाई थी और ना ही ये कॉम्प्लेक्सेस के कलर के बारे में बात कर पाई थी. नोट कीजिए इसको, फिर हम मेटल कार्बोनाइल्स डिस्कस करेंगे. So the next topic we are going to discuss is metal carbonyls. As the name indicates, यहाँ पे जो कार्बोनाइल है वो लिगेंड की तरह एक्ट करता है. कार्बोनाइल एक्ट एज लिगेंड है. सेकेंड पॉइंट, दे आर होमोलैप्टिक इन नेचर. होमोलैप्टिक का मतलब जितने भी लिगेंड होंगे ना सारे सेम होंगे, डिफरेंट नहीं होंगे. होमोलैप्टिक मीन्स ऑल द लिगेंड्स आर सेम. नेक्स्ट पॉइंट, मेटल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. मेटल कार्बोनाइल्स में जो मेटल रहेगा वो हमेशा जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा बिकॉज कार्बोनाइल इज अ न्यूट्रल लिगेंड. किस टाइप का लिगेंड है ये कार्बोनाइल? कार्बोनाइल एक्ट एज अ न्यूट्रल लिगेंड. तो हमारा जो मेटल है वो कैसे रहेगा, वो जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा. मोनो न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स के कुछ एग्जाम्पल हैं, लाइक दिस वन इज टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो. क्या नाम हो जाएगा इस कॉम्प्लेक्स का? टेट्रा कार्बोनाइल निकल एंड जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट. अगेन इसका नाम लिखना चाहते हो FeCO5, क्या लिख दोगे? पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो. इसका नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा कार्बोनाइल क्रोमियम जीरो. कुछ हमारे पास पोली न्यूक्लियर मेटल कार्बोनाइल्स भी होते हैं जहां पे एक से ज्यादा न्यूक्लियस हो, जैसे दो Mn, देयर आर टू न्यूक्लियस Mn2CO10 एंड CO2CO8. तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा? 10 के लिए हम लिखेंगे डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज जीरो. कैसे नाम लिखेंगे हम इस कॉम्प्लेक्स का? डेका कार्बोनाइल, 10 के लिए डेका वर्ड यूज किया, डेका कार्बोनाइल एंड डाई मैंगनीज. दो मैग्नीज है हमारे पास और जीरो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है. क्लियर है? तो पॉलीन्यूक्लियर का नाम भी आप यहाँ इजीली लिख सकते हैं. इसका नाम क्या हो जाएगा अगर आप लिखना चाहते हैं तो? ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट जीरो. द नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टा कार्बोनाइल डाई कोबाल्ट जीरो. इनका स्ट्रक्चर हम अभी डिस्कस करेंगे. एक बार प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज, फर्स्ट वन इज मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड इन नेचर. जो हमारे मेटल कार्बोनाइल्स हैं वो मोस्टली सॉलिड होते हैं, पर दो ऐसे मेटल कार्बोनाइल्स हैं जो लिक्विड होते हैं. टेट्रा कार्बोनाइल निकल जीरो एंड पेंटा कार्बोनाइल आयरन जीरो. ये दोनों लिक्विड हैं और सभी हमारे सॉलिड होते हैं. अगर हम बात करें मोनो न्यूक्लियर वालों की, तो ये वॉलेटाइल होते हैं. ये इजीली वेपोराइज्ड हो जाते हैं. याद कीजिए मॉन्स प्रोसेस में NiCO4 इजीली वेपोराइज्ड हो जाता है, वॉलेटाइल हो जाता है. दे आर कलरलेस एंड टॉक्सिक इन नेचर. पॉलीन्यूक्लियर की बात करें तो यहाँ पे इनका कलर कैसा होता है? डीप कलर. क्लियर? अगर हम पॉलीन्यूक्लियर वालों का कलर देखते हैं तो वो डीप कलर के मिलते हैं. मोनोन्यूक्लियर वाले वॉलेटाइल होते हैं, कलरलेस होते हैं, टॉक्सिक होते हैं. मोस्ट ऑफ देम आर सॉलिड and in metal carbonyls metal is in zero oxidation state. They are homolaptic क्योंकि सारे के सारे लिगेंड कैसे होंगे? एक जैसे होंगे. नाउ इनका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, फिर हम इनकी बॉन्डिंग डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट डिस्कसिंग द स्ट्रक्चर वन बाय वन.
पॉलीन्यूक्लियर का कंप्लीट करते हैं. Mn2CO10. Here there is a direct linkage is present between Mn and Mn. CO10 carbonyl, 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 carbonyl and carbonyl. सिंपल सी बॉन्डिंग है, 5 कार्बोनाइल अटैच्ड है. ऑन द अदर हैंड अगेन 5 कार्बोनाइल्स आर अटैच्ड. क्लियर? दिस इज Mn2CO10, CO2CO8. One is here. Another one is here. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 किस तरीके से आ जाएंगे? 2 एज अ ब्रिजिंग लिगेंड यहाँ पे काम करेंगे और 3 हमारे सिंपल टर्मिनल लिगेंड्स रहेंगे. इस कॉम्प्लेक्स में हमारे पास 2 ब्रिजिंग लिगेंड्स हैं. There are 2 bridging ligands and 6 terminal ligands. 2 bridging and 6 terminal ligands are present here. क्लियर है स्ट्रक्चर दोनों का? यहाँ पे आपको अलग अलग करके अटैच कर देना है और यहाँ पे 2 हमारे पास ब्रिजिंग लिगेंड्स बन जाएंगे. यहाँ पे एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड आएगा तो हम इसको डायरेक्ट CO लिख देते हैं इंस्टेड राइटिंग. क्लियर? Now let's discuss about the structure of these 3 complexes, NiCO4, FeCO5 and CrCO6. Polynuclear complete. There are 2 bridging and 6 terminal. NiCO4 is a tetrahedral complex. किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है ये? एक टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स. FeCO5 is trigonal bipyramidal. FeCO5 is trigonal bipyramidal. And the last one, CrCO6 is octahedral. This one is octahedral. This is all about the structure of metal carbonyls. The next important thing we are going to discuss here is bonding in metal carbonyls. Note कीजिए इनको, फिर bonding discuss करते हैं. So let's start discussing the bonding in metal carbonyls. We have a metal ion with some space here and we have carbon. Clear? So initially क्या होता है, ये अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ डोनेट करता है और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है. They form a sigma bond by head-on overlapping. यहाँ पे क्या हुआ, एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस लिगेंड ने इसको डोनेट किया और एक सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई, जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड. तो जो यहाँ पे डोनेट कर रहा है उसको हम कहते हैं लेविस बेस, बिकॉज बेस इज अ गुड डोनर. एंड जो एक्सेप्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे लेविस एसिड. दिस वन इज द फ्रंट साइड बॉन्डिंग, जो आपको दिख रहा है इजीली कि हाँ सामने से उसने लिगेंड ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया और मेटल ने उसको एक्सेप्ट किया. ऑन द अदर हैंड वन अनदर थिंग इज हैपन्स एंड दैट इज मेटल का पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड एंड देयर इज अ कार्बन, जो भी हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड है. There is one bonding. यहाँ से इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, जो फ्रंट बॉन्डिंग है हमारी. ये पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने इलेक्ट्रॉन पाई स्टार के अंदर ट्रांसफर करता है, जिसको हम कहते हैं बैक बॉन्डिंग. दोबारा देखो,
एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड ने, कार्बोनाइल ने अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट किया फ्रंट साइड से, फॉर्मिंग अ सिंगल बॉन्ड। बैक साइड से मेटल ने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डोनेट किया। एंड दिस बॉन्डिंग, ये कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम इस बॉन्डिंग को? काइंड ऑफ दिस, एक क्या हो गया, शेयरिंग हो गई। एंड दिस वन इज नॉन एज बैक बॉन्डिंग, इसको क्या कहेंगे? बैक बॉन्डिंग। फ्रंट साइड से तो बॉन्डिंग हुई थी, कार्बन मोनोऑक्साइड से दिया था, बैक साइड से मेटल ने दिया अपने पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को कार्बन मोनोऑक्साइड के पाई स्टार के अंदर डोनेट किया, जिसकी वजह से हुई बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग को कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। सो हमने आपको दोनों टाइप की बॉन्डिंग दिखाई यहाँ पे। पहला क्या हुआ, कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ लिगेंड जो कि अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, तो वो लेविस बेस है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया मेटल को एंड फॉर्मिंग अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आफ्टर सम टाइम मेटल ने अपना पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिगेंड के पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग में डोनेट किया एंड फॉर्म अ बैकबोन, जिसको हम कहते हैं सिनर्जिक इफेक्ट। अगर सिनर्जिक इफेक्ट पूछा जाए आपसे तो आप क्या लिखेंगे? तो बैक bonding is when metal donates its pair of electron towards ligands is known as back bonding, and the complexes in which back bonding takes place, they are quite more stable because of the synergic effect. This is all about metal carbonyls. नोट कीजिए इसको, बहुत आसान सी सिंपल सी चीज़ है, कंफ्यूज नहीं होना। पहले लिगेंड डोनेट कर रहा है और दूसरे पॉइंट पे लिगेंड एक्सेप्ट कर रहा है इन इट्स एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नोट करो इसको, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स इज ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। वैसे तो ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री खुद में एक केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच है, बट यहाँ पे हम उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं बस। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को लेके एक डेफिनेशन बहुत पहले बनाई गई कि वो कंपाउंड्स जिनमें एटलीस्ट एक मेटल कार्बन बॉन्ड हो उनको हम कहेंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। पर ये डेफिनेशन लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, बिकॉज कुछ ऐसे कंपाउंड्स भी हैं जिनमें कार्बन मेटल का बॉन्ड तो है बट वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स के साथ रिजेंबल नहीं करते। नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को हम क्लासीफाई करते हैं ऑन द बेस्ड ऑफ देयर नेचर, सिंपली वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं। पहले वाले हमने कहा मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, एंड सेकेंड वन इज डी एंड एफ ब्लॉक ऑर्गेनोमेटेलिक। मेन ग्रुप हम बोलते हैं एस और पी को कलेक्टिवली। मेन ग्रुप किसको बोला जाता है? एस एंड पी ब्लॉक कलेक्टिवली नॉन एज मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। सो फर्स्ट वन इज मिथाइल लिथियम, सेकेंड वन इज ट्राई मिथाइल बोरोन, फोर्थ वन उसने एग्जाम्पल दिया टेट्रा इथाइल लेड। टेट्रा इथाइल लेड खुद में एक इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि ये जो गैसोलीन फ्यूल होता है हमारा, उसकी ऑक्टेन रेटिंग को इम्प्रूव करता है, उसकी प्योरिटी लेवल को इम्प्रूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरफ इन दोनों से आप फैमिलियर हो, पेंटा कार्बोनाइल आयरन 0 एंड टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। सो सबसे पहले क्लासीफाई कैसे किया? ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल एटम, कि वो कहाँ से बिलोंग करता है। अगर मेन ग्रुप से बिलोंग करता है उसके 4-5 एग्जाम्पल, डी एंड एफ से बिलोंग करता है तो उसके एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन बॉन्डिंग। किस टाइप की बॉन्डिंग आपके ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड के अंदर है। अगर आपके ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड में सारे सिग्मा बॉन्ड है तो हम उनको बोलेंगे सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। ये जो पहला कंपाउंड है हो सकता है थोड़ा सा वियर्ड लगे आपको, RMgX। R here stands for एल्काइल। R यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है एल्काइल चेन को एंड X रिप्रेजेंट्स हेलोजेंस। R represent alkyl chains and X represent halogen, and this compound is known as Grignard reagent. जो खुद में एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रिएक्टेंट है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। इसके सारे यूजेस, बहुत सारे रिएक्शंस हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वन इज टेट्राइथाइल लेड। सिंपली this is the compound which helps to increase the purity level of gasoline fuel.
जो प्योरिटी लेवल होती है फ्यूल्स की उसको हम ऑक्टेन नंबर बोलते हैं। एंड दिस वन द कंपाउंड इज टेट्रा मिथाइल एल्यूमिनियम। ये एक ऐसा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जो डाइमर की तरह एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट एज डाइमर। सिंपली कैसा स्ट्रक्चर होता है इस कंपाउंड का, एल्यूमिनियम CH3 and CH3, CH3 here connected with again aluminium, CH3, CH3 and CH3। तो यहाँ पे किस टाइप की बॉन्डिंग होती है इस कंपाउंड के अंदर, इसमें बॉन्डिंग होती है 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। AlCH थ्राइस के अंदर किस टाइप की बॉन्डिंग है, 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड इज प्रेजेंट हेयर। तो यहाँ पे 4 मिथाइल ग्रुप तो कैसे हैं, टर्मिनल हैं, और 2 मिथाइल ग्रुप कैसे हैं, ब्रिजिंग है। बॉन्डिंग कैसी है यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन का बॉन्ड यहाँ पे बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। फर्स्ट वन इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नो नीड टू वरी, इस रिएजेंट के बारे में हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार या प्रोबेबली हर चैप्टर में हम इसके यूज डिस्कस करेंगे। दिस वन इज टेट्रा इथाइल लेड, इसको हम TEL भी बोल देते हैं। दिस कंपाउंड इज नॉन एज TEL। एंड लास्ट वन इज ट्राई मिथाइल एल्यूमिनियम, ये डाइमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ऑन द अदर हैंड, ऑन द बेस ऑफ बॉन्डिंग, pi bonded organometallic compounds are there, and in these compounds the first compound is Jesus salt। और जीसस सोल्ट के बारे में सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट बात यही है कि ये पहला वो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है जिसको बनाया गया, डिस्कवर किया गया। बात करें तो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है ना, वो नेचुरल नहीं मिलते, रेयरली मिलते हैं। अदरवाइज सभी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज किया गया है, एंड जीसस सॉल्ट इज द फर्स्ट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड विच इज सिंथेसाइज्ड इन लैब। सेकेंड वन इज फेरोसीन। फेरोसीन में आप देखो, आपको 2 रिंग दिख रही हैं, एक 5 मेंबर्ड रिंग ऊपर है और एक 5 मेंबर्ड रिंग नीचे है। इट्स लाइक अ सैंडविच, 2 रिंग्स के बीच में आपने स्टफिंग की हुई है, किसकी, आयरन की। तो फेरोसीन का स्ट्रक्चर कैसा है, इट इज अराउंड सैंडविच स्ट्रक्चर। क्लियर। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है नीटा 5। ये नीटा 5 रिप्रेजेंट करता है कि ये 5 कार्बन के साथ आयरन की बॉन्डिंग है। सिंपली दिस वन इज दिस कंपाउंड। तो यहाँ पे सभी की शेयरिंग इसके साथ अटैच्ड है। हो सकता है डायग्राम थोड़ा मेसी हो गया हो, बट आप सिंपली ये समझो कि ये 5 कार्बन जो है वो आयरन के साथ अपने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रहे हैं। देयर इज अ बॉन्डिंग इन बिटवीन द 5 कार्बन्स एंड आयरन, राइट। ये एक सैंडविच कंपाउंड है। ऐसा ही एक और कंपाउंड है हमारे साथ, क्रोमसीन। इसमें क्या होता है, इसमें 6 मेंबर्ड रिंग्स है, एक बेंजीन ऊपर, बीच में क्रोमियम और एक बेंजीन रिंग नीचे। ये भी एक सैंडविच कंपाउंड है। सिंपली क्रोमियम नीटा 6 C6H6। दिस वन इज क्रोमियम नीटा 6 C6H6 is known as क्रोमसीन। C6H6 ट्वाइस है। यहाँ पे भी 2 रिंग है ना, एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पे भी 2 रिंग है, एक ऊपर एक नीचे। सो दीज आर पाई बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। यहाँ पे आपको सिर्फ इनका स्ट्रक्चर याद करना है, नथिंग मोर देन स्ट्रक्चर। फर्स्ट वन इज जीसस सोल्ट, जिसको सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, जो क्वाइट इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। नोट कीजिए इसको, फिर हम सिग्निफिकेंस डिस्कस करते हैं। So next one is significance of organometallic compound. The first significance of organometallic compound is they act as catalyst. ये बहुत सारे organometallic catalyst ऐसे हैं हमारे जो कि किसका काम करते हैं, catalyst का काम करते हैं। The first one is Wilkinson catalyst. Wilkinson catalyst का फॉर्मूला है ट्राइफिनाइल फोस्फीन। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिस, ट्राइफिनाइल फोस्फीन रोडियम क्लोराइड इज अवर विल्किंसन कैटलिस्ट। और ये कैटलिस्ट किस में यूज होता है, ये कैटलिस्ट
एल्कीन का सिलेक्टिव हाइड्रोजनेशन करता है। हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एल्कीन, सिर्फ एल्कीन का हाइड्रोजनेशन करता है, इसीलिए भी ये काफ़ी यूजफुल रहता है। अगर आपके पास बहुत सारे डबल और सिंगल बॉन्ड भी, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये चूज करके सिर्फ डबल बॉन्ड का हाइड्रोजनेशन करेगा। सेकेंड वन इज Ziegler-Natta catalyst. The formula of this catalyst is triethyl aluminum and titanium chloride. Triethyl aluminum and titanium chloride. इस कैटलिस्ट का फॉर्मूला ही पूछ लेते हैं कई बार आपसे। तो ये किस में काम आता है, ये हमारे पास हाई डेंसिटी पॉलीथीन बनाने में ये कैटलिस्ट हम यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट अगर हम देखें तो जो हमारे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है ना, उनकी ऑर्गेनिक में अच्छी खासी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ना, वो प्रोबेबली आपको ऑर्गेनिक के हर चैप्टर में अपना रोल प्ले करते हुए नजर आएगा। इन मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में याद करके अब आपको ये कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि NiCO4 हम किस प्रोसेस में यूज करते हैं, किस मेटलर्जिकल प्रोसेस में हम इसका यूज करते हैं। एज एन एंटी नॉकिंग एजेंट, एंटी नॉक एजेंट की तरह काम करता है टेट्रा इथाइल लेड। और ये क्या करता है, ये ऑक्टेन रेटिंग गैसोलीन को इंक्रीज कर देता है। गैसोलीन इज अ फ्यूल, उसकी ऑक्टेन रेटिंग को इंक्रीज करता है एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड जिसका नाम है टेट्रा इथाइल लेड। नेक्स्ट है हमारे पास इन मेडिसिन एंड सर्जरी में हम इसको यूज करते हैं। जैसे आर्सेनिक का जो ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है वो साइफिल डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर में अगर हम बात करें, दिस वन इज इथाइल मर्क्यूरी क्लोराइड इज एक्ट एज अ फंगीसाइड। फंगस को रिमूव करने के लिए हम एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड को यूज करते हैं। सो दीज आर द सिग्निफिकेंस ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सो यहाँ तक पढ़ के आइए, नेक्स्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।